अच्छा सोचिए, किसी देश का संविधान क्या वो सिर्फ नियमों की एक किताब है या फिर उस देश की आत्मा का आईना? आज हम भारतीय संविधान के पन्नों को पलटकर यही समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि एक जीता जागता फलसफा है जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को बनाया है। और सच पूछिए तो ये सवाल ही सब कुछ है। क्या संविधान को पत्थर की लकीर होना चाहिए जो कभी बदले ही नहीं, या उसे एक नदी की तरह होना चाहिए जो वक्त के साथ अपना रास्ता खुद बना ले? इसी सवाल के जवाब में भारतीय संविधान की असली ताकत छिपी है। तो इस संविधान की आत्मा को समझने के लिए हम इसके 3 सबसे मजबूत पिलर्स या कहें कि स्तंभों को देखेंगे। पहला है वादा, वो वादा जो ये हर नागरिक से करता है। दूसरा है संरक्षक, जो उस वादे की हिफाजत करता है। और तीसरा है दृष्टिकोण, जो देश को आगे का रास्ता दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पिलर से, वादा। ये संविधान का दिल है। सच में ये हर भारतीय नागरिक को कुछ बेसिक गारंटी देता है, जिन्हें हम कहते हैं मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। देखिए, ये सिर्फ कहने के लिए अच्छी अच्छी बातें नहीं हैं, ये तो कानूनी हथियार हैं। ये वो अधिकार हैं जो पक्का करते हैं कि डेमोक्रेसी सिर्फ वोट डालने तक ही न रह जाए। ये सरकार की ताकत पर एक लगाम की तरह है जो आम नागरिक की आज़ादी को बचाते हैं। और इस वादे की असली गहराई वो हमें आर्टिकल 21 में दिखती है। पहली नज़र में ये बहुत सीधा साधा लगता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन जिस तरह से हमारी अदालतों ने इसकी व्याख्या की है ना, उसने भारत में अधिकारों की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी है। सोचिए, अदालतों ने वक्त के साथ जीवन शब्द का मतलब कितना फैला दिया। ये सिर्फ जिंदा रहने या सांस लेने से शुरू हुआ था, फिर इसमें जुड़ा मानवीय गरिमा के साथ जीवन, फिर आया एक साफ सुथरे पर्यावरण का अधिकार, और आज इसमें निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी भी शामिल है। देखिए कैसे एक शब्द का दायरा बढ़ता गया। यहाँ पे ये जो न्याय का तराजू है, ये सिर्फ एक सिंबल नहीं है, ये एक बहुत जरूरी सिद्धांत को दिखाता है जो मेनका गांधी केस में सामने आया। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि किसी की आज़ादी को छीनने की कोई भी प्रक्रिया सिर्फ कानूनी होना काफी नहीं है, उसे न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित भी होना पड़ेगा। इसी एक फैसले ने सच में इन अधिकारों को कागज से निकालकर असल जिंदगी में जान डाल दी। अच्छा, तो संविधान ने ये इतने बड़े बड़े, इतने शानदार वादे तो कर दिए, लेकिन अगर कोई सरकार इन वादों को न माने तो क्या होगा? कौन रक्षा करेगा? बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे पिलर की, संरक्षक। और ये सवाल बहुत जरूरी है ना, क्योंकि बिना गारंटी के वादे तो खोखले ही होते हैं। सोचिए, अगर अधिकार तो है लेकिन उन्हें लागू ही नहीं करवाया जा सकता, तो क्या वो अधिकार असल में है भी? तो इसका जवाब मिलता है आर्टिकल 32 में। ये हर नागरिक को एक जबरदस्त ताकत देता है कि अगर उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। ये एक तरह का इमरजेंसी एग्जिट है जो सीधा देश की सबसे बड़ी अदालत में खुलता है। और ये आर्टिकल इतना जरूरी है कि खुद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और उसका दिल कहा था। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि इस सुरक्षा कवच के बिना फंडामेंटल राइट्स वाला पूरा चैप्टर सिर्फ कोरे पन्ने बनकर रह जाता। यही आर्टिकल है जो इन अधिकारों में जान फूंकता है। तो सवाल ये है कि अदालतें इन अधिकारों को बचाती कैसे हैं? वो रिट नाम के खास कानूनी आदेशों का इस्तेमाल करती हैं। ये बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं जिनके जरिए हमारी जुडिशरी ये पक्का करती है कि लोगों के अधिकारों का सम्मान हो। ये 5 रिट्स समझिए कि अदालत के 5 शक्तिशाली हथियार हैं, जैसे कि हेबियस कॉर्पस, जिसका मतलब है शरीर को पेश करो। अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है तो कोर्ट ये आदेश दे सकता है। फिर है मैंडेमस, जिसका मतलब है हम आदेश देते हैं। इससे किसी सरकारी अधिकारी को उसका काम करने के लिए कहा जा सकता है। और इसी तरह बाकी 3 रिट्स भी हैं जो न्यायपालिका को हमारी आज़ादी की रक्षा करने की ताकत देते हैं। तो हमने वादा देख लिया और उस वादे का संरक्षक भी। अब चलते हैं हमारे आखिरी और तीसरे पिलर पर, दृष्टिकोण। ये संविधान का मैनिफेस्टो है। ये बताता है कि भारत को भविष्य में कैसा देश बनना है। ये कानून नियमों से आगे बढ़कर एक सपने की रूपरेखा है। इन्हें कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब फंडामेंटल राइट्स के ठीक उलट इन्हें कोर्ट में जाकर लागू नहीं करवाया जा सकता। ये एक नैतिक कंपस की तरह है, एक गाइडलाइन जो सरकार को हमेशा याद दिलाती है कि उसे किस तरह का समाज बनाने के लिए काम करना है।
और इन सिद्धांतों का दायरा बहुत बड़ा है। देश के अंदर के शासन से लेकर दुनिया के साथ हमारे रिश्तों तक सब कुछ इसमें शामिल है। इसे समझने के लिए चलिए 2 आर्टिकल्स देखते हैं, एक जो देश के अंदर की बात करता है और दूसरा जो बाहर की दुनिया की। पहले बात करते हैं आर्टिकल 40 की। ये कहता है कि राज्य को ग्राम पंचायतें बनानी चाहिए। ये गांधी जी का सपना था कि पावर का विकेंद्रीकरण हो, यानी ताकत सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि गांव-गांव तक पहुंचे, ताकि लोग सीधे अपने इलाके के विकास में हिस्सा ले सकें। और दूसरी तरफ है आर्टिकल 51। ये भारत की विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी के लिए एक गाइड है। ये कहता है कि भारत को दुनिया में शांति को बढ़ावा देना चाहिए, देशों के साथ अच्छे रिश्ते रखने चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करना चाहिए। ये भारत को दुनिया के मंच पर एक जिम्मेदार देश के तौर पे पेश करता है। तो जब हम इन तीनों पिलर्स को यानी वादा, संरक्षक और दृष्टिकोण को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है? हमें एक ऐसी तस्वीर दिखती है जो रुकी हुई नहीं है बल्कि लगातार विकसित हो रही है। तो देखिए, हमारे पास एक वादा है, फंडामेंटल राइट्स, जो हमें इज्जत से जीने का हक देते हैं। फिर हमारे पास एक संरक्षक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो उन अधिकारों की रक्षा करते हैं। और फिर हमारे पास एक दृष्टिकोण है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो देश को आगे का रास्ता दिखाते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि भारतीय संविधान म्यूजियम में रखी कोई पुरानी चीज नहीं है। ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जीता जागता दस्तावेज जो अदालतों की व्याख्याओं के साथ और समाज की बदलती जरूरतों के साथ सांस लेता है और बड़ा होता है। और यहीं पर हमारे सामने एक आखिरी सवाल आता है, जैसे जैसे नई चुनौतियां आएंगी, ये जीता जागता संविधान एक इंसान की आज़ादी और पूरे देश के सपनों के बीच ये बैलेंस कैसे बनाए रखेगा? ये एक ऐसी बहस है जो शायद कभी खत्म नहीं होगी। और सच कहें तो यही लगातार चलने वाली बातचीत इस संविधान को इतना खास बनाती है।